Savita here. Welcome to my channel. Let's focus. Today we'll learn about CBSE Class 9 Biology Chapter 5 The Fundamental Unit of Life. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फंडामेंटल यूनिट किसे कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, राइट? सो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सो व्हिच इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? द सेल. सो सेल इज नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसके बारे में थोड़ा जानने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल होता क्या है. सेल क्या है? अगर हम लोग एक हाउस के बात लेंगे, अगर एक हाउस की एग्जांपल लेंगे, एक हाउस के एग्जांपल लेंगे तो ये जो हाउस है, ये इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं. इसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं. और जो अगर ये एक रूम की बात लेंगे तो रूम वॉल से बने हैं और ये वॉल किससे बने हैं? ब्रिक्स से बने हैं. तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर ये ब्रिक्स नहीं होता तो ये वॉल भी नहीं होता, अगर वॉल नहीं होता तो रूम्स भी नहीं हो पाता, अगर रूम्स नहीं होता तो हाउस कैसे बनता? तो हम लोग क्या सीखे यहाँ से कि the fundamental unit of the house is the bricks, right? वैसे अगर ये जो हाउस बना है ये ब्रिक से ही बना है, सो हाउस का फंडामेंटल यूनिट क्या है? ब्रिक्स है. वैसे एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है. तो सेल क्या है? मतलब ये जो हाउस है ब्रिक से बना है, वैसे एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किससे बना है? सेल से बना है. सो हमारा भी वी आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने सारे भी हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हुआ, प्लांट्स हुआ, अदर एनिमल्स हुए, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये सब का बॉडी किससे बना है? सेल से बना है. एंड द डेफिनेशन ऑफ सेल इज व्हाट? The cell is the structure and so the cell is known as the structural and the functional unit of life. पहले तो हम लोग जान गए कि इस सेल जो है इसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. अगर सेल नहीं होता तो हमारा बॉडी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाता. तो ये जो सेल को कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है. हमारा जो बॉडी है इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, ऑर्गन्स है जिसे बोलते हैं हम, जैसे कि मान लो लंग्स है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. बहुत सारे ऑर्गन को लेके ये बॉडी बना है. तो ये जो ऑर्गन्स सब है, लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट और भी जितने सारे ऑर्गन्स है वो किससे बने हैं? ये ऑर्गन्स, तो ऑर्गन दिख रहे हैं लेकिन ये ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू से बना है. किससे बना है? टिश्यू से बना है. टिश्यू से बना है. ये टिश्यू है क्या, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? सो ये टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है. सेल, कलेक्शन ऑफ सेल्स. तो अल्टीमेटली ये पता चला कि जो ऑर्गन सब है इस सेल से बने हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है. तो बहुत सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी. हमारा बॉडी का जो भी पार्ट्स है
सब सेल से बने हैं। तो ये जो सेल्स मिलके क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, दे मेक टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम होता है। ओके, उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो अल्टीमेटली बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक बॉडी बनता, ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो सेल है ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। ओके, सो ये स्ट्रक्चरल यूनिट। फिर फंक्शनल कैसे बोलते हैं, क्योंकि फंक्शनल इसलिए बोलते हैं कि इसमें जितने सारे ऑर्गन्स हैं, कहाँ हमारे बॉडी में जितने सारे ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स कुछ ना कुछ काम करते हैं। ऐसे ही नहीं है हमारे बॉडी में, इनका सबका कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ये काम कर रहे हैं बोल के हम लोग जिंदा हैं। सो इस सेल अल्टीमेटली क्या हुआ, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। सो ये जो सेल है इसको सेल ही क्यों कहा जाता है, यूनिट ऑफ लाइफ को सेल ही क्यों कहा जाता है और किसने कहा था, उनके बारे में और अदर डिस्कवरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना, राइट, ग्रेट। सो इरेज कर रही हूँ इसे। So let's study about the discovery of cell. So ये जो सेल है इसको किसने डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट इसे डिस्कवर किए थे उनका नाम है रॉबर्ट हुक। वो किस ईयर में डिस्कवर किए थे, 1665, राइट। तो उनको कैसे पता चला कि ये सेल है बोल के, वही जानेंगे। सो उन्होंने क्या किया, ये जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखे, ये बार्क ऑफ द ट्री को लिए, बार्क ऑफ द ट्री को लिए, जो कि बार्क ऑफ द ट्री मतलब जो रॉ पोर्शन होता है ना प्लांट में, उसी को लिए। तो ये जो बार्क ऑफ द ट्री इसको लिए, ऐसे तो नहीं देख सकते ना कुछ भी, लेकिन अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर इसके सेल को, इसको बार्क ऑफ द ट्री लिया, वो उन्होंने क्या देखा ना, ऐसे स्ट्रक्चर सब देखे, ऐसे स्ट्रक्चर सब देखे, ऐसे स्ट्रक्चर सब देखे। तो ये कैसा दिख रहा है, छोटा छोटा बॉक्सेस है ना, वो छोटा छोटा रूम जैसे दिख रहा है, कंपार्टमेंट जैसा दिख रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, रॉबर्ट हुक ने जब देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप, व्हेन ही टूक द बार्क ऑफ द ट्री, देन ही नेम्ड दिस compartments as cell. He named that as, this compartment was named as cell by whom? By Robert Hooke. Okay, so why he named cell? He could have named some other word, but he named this as cell. Why? Because the meaning of this cell is what? Cell means a little room. A little room. Okay, so this cell is a Latin word. Latin word. According to this Latin word, this cell means a little room. क्योंकि उनको छोटा छोटा रूम जैसे दिखा, ओपन स्पेस जैसे दिखा, कंपार्टमेंट जैसे दिखा, तो उन्होंने उसका नाम सेल दे दिया। So ये जो बार्क ऑफ द ट्री को लिए, ये बार्क क्या है, एक डेड सेल है, राइट। ये बार्क क्या है, एक डेड सेल है।
डेड सेल है। तो लिविंग सेल की भी स्टडी हुआ होगा, तो लिविंग सेल की स्टडी कौन किए और कौन से ईयर में किए वही देख लेते हैं थोड़ा, राइट। Another scientist, its name is Anthony van Leeuwenhoek, इन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की थी अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कब किए थे? 1974, आफ्टर 9 years ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 को स्टडी किया था, तो उसके ठीक 9 years बाद एंटोनी वन ने इन द ईयर 1974, दिस इज 74, ओके, 74 में क्या किया उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखा? एक लिविंग सेल को देखा, लिविंग सेल को देखा। उन्होंने ये सेल लिया कहां से था? वो पॉन्ड वाटर से, पॉन्ड वाटर से। सो देखा किसने? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, राइट। सो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इन द ईयर 1974 उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया? लिविंग सेल की स्टडी की थी। पहले जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो तो डेड सेल की स्टडी किए थे, लेकिन एंटोनी वॉन ने लिविंग सेल की स्टडी की थी। और लिविंग सेल कहाँ से था? पॉन्ड वाटर से लिए थे, राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं। Another scientist, his name is मार्कस क्लेडन, राइट। इन्होंने इन द ईयर 1838 इन्होंने कहा कि ये जो साइंटिस्ट है मार्कस क्लेडन, ओके, इन द ईयर 1838 इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। इन्होंने मार्कस क्लेडन ने कहा all made up of cells, right? Then after 1 year, so that is in the year 1839, another scientist, his name is Theodor His name is Theodor Scanlon. इन्होंने after 1 year of Marcus Claydon, तो in the year 1839 इन्होंने क्या कहा? All animals are made cells. ओके, सो 1838 में मार्कस क्लेडन ने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, राइट। सो आफ्टर 1 ईयर थियोडर स्कन ने क्या कहा? इन ईयर 1839 उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्लेडन ने कहा प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, स्कनन ने कहा एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। सो दोनों ने मिलके क्या किया? इन दोनों ने मिलके क्या किया? सेल थ्योरी दिया,
सेल थ्योरी दिया, ओके, सेल थ्योरी दिया। तो एंड देन they told that all the living organisms are made up of cells, and cells are the fundamental unit of life. इन्होंने प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स कहा, देन स्कनर ने एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स कहा। तो दोनों ने मिलके क्या दिया, सेल थ्योरी दिया, जिसमें वो लोग बोले कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट्स है ये एनिमल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो उन्होंने बोला कलेक्टिवली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड अगर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, पूरा कंप्लीटली इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, दैट मीन्स व्हाट, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? सो आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। Then in the year 1855, another scientist, his name is Virchow, उन्होंने न्यू सेल थ्योरी दिया। क्या न्यू सेल थ्योरी, विर्को ने दिया न्यू सेल थ्योरी, ओके। सो कब दिया, इन द ईयर 1855। सो इन न्यू सेल थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऑल सेल्स आर arised from the pre-existing cells, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने तो न्यू सेल थ्योरी दिया, नई सेल थ्योरी में क्या दिया उन्होंने, ऑल द सेल्स आर arised from the pre-existing cell। तो उन्होंने कहा कि जो सेल अभी है, न्यू सेल हम जिसे कहते हैं, वो कहाँ से आया है, वो पुराना सेल से आया है, वो सेल पुराना सेल से आया है, राइट? जैसे कि यहाँ हम लोग ले लेते हैं, अगर दो डॉटर सेल हुए हैं, अगर डॉटर सेल फॉर्मेशन हुआ है, तो ये जो डॉटर सेल है ये कहाँ से हुआ होगा, एक मदर सेल से हुआ होगा। जैसे कि हम लोग एमीबा में जानते हैं, एमीबा एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो जब बाइनरी फिशन होता है उसमें क्या होता है, मदर एमीबा जो होता है आफ्टर हैविंग ए कंप्लीट मील, वो जब खाना खा के पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो खुद डिवाइड होके दो डॉटर सेल में फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है, ये डॉटर सेल आता कहाँ है, ये डॉटर सेल आता है मदर सेल से, ओके। ये दोनों डॉटर सेल कहाँ से आता है, मदर सेल से। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो न्यू सेल है, ये तो न्यू सेल है ना, तो ये न्यू सेल आया कहाँ से, मदर सेल से आया, मतलब ये पुराना सेल से आया, मतलब ये प्री एग्जिस्ट, पहले से एग्जिस्ट था, पहले से प्रेजेंट था, और वहां से ये न्यू सेल्स डेवलप हुए, राइट? जैसे कि अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, उनसे उनका बेबी होता है,
बेबी होता है, ये जो पेरेंट्स, मान लो ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। सो उनसे क्या हुआ, उनका बेबी जो हुआ, उनका जो बेबी हुआ, जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं, आपके पेरेंट्स से आए हैं, तो आप लोग एक न्यू सेल कंपोज्ड ऑफ न्यू सेल्स, कलेक्शन ऑफ न्यू सेल्स, तो आप लोग आए कहाँ से, आपके पेरेंट्स से आए हैं। तो आपका जो आपकी बॉडी में जो सेल है, जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो कहाँ से आया है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। वैसे ये जो बेबी हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आया, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है, राइट। सो दिस इज अबाउट द न्यू सेल थ्योरी which is given by Victor. Then after this what happened, in the year 1940 तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। उसके बाद क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद क्लियरली सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल वाज क्लियरली viewed अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। सो after this, then we will clearly discover about the different parts of the cell. Then उसके बाद क्या हुआ कि सेल कैसे दिखा, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले सेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मान लो कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, वन इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, किसे कहेंगे, प्रोकैरियोटिक आर दो सेल व्हिच बॉडी इज एक्चुअली इट्स बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ single cell and these have no nuclear membrane, no nuclear membrane in the nucleus. प्रोकैरियोटिक, एक्चुअली प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और प्राइमरी। कैरियोटिक मतलब ये वर्ड कहां से आया है, इसका मतलब है कैरियन। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। So these are those organisms whose body is composed of primary nucleus. Primary nucleus means whose nucleus have no nuclear membrane. Without nuclear membrane, their nucleus are present. So क्या होता है, जितने और इसके बॉडी में जितने भी सेल ऑर्गन जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होता है। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया है।
बैक्टीरिया है। इसके बैक्टीरिया में क्या होता है, यूकैरियोटिक के बारे में बाद में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में क्या होता है, अगर मान लो ये एक बैक्टीरिया है, देन इसके न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे रहेगा और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं और सेल वॉल भी होता है। मान लो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये डीएनए और ये राइबोसोम। ये राइबोसोम है। तो बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मीन्स इट इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये माने प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है ये सेल, ये एंड जो ऑर्गेनेल्स है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे कि हम यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मतलब इसमें इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो ऐसे ही सस्पेंडेड रहता है। कहाँ, साइटोप्लाज्म, इसमें तो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म होता है, डेंस लिपिड होता है, तो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होके रहता है। इसका प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, राइट। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोयूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक क्या होता है, ये सब हायर ऑर्गेनिज्म से होता है, जैसे कि प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, इनमें ये सब यूकैरियोटिक के अंडर आते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, राइट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं सब में मेम्ब्रेन बाउंडेड रहता है। ये हाईली डेवलप्ड रहता है और ये इसके लास्टिंग भी, जैसे कि यूकैरियोटिक की लाइफ स्पान बहुत, सॉरी प्रोकैरियोटिक की लाइफ स्पान बहुत कम रहता है, लेकिन इसके लाइफ स्पान ज्यादा रहता है इस सेल का। और यू का मतलब ये एडवांसली डेवलप्ड है और कैरियोटिक मतलब कैरियन है। इसमें क्या हो, ये इसका एग्जांपल क्या क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ओके, सारे एनिमल्स, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया को छोड़ देने, सियानोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों को छोड़ देने के बाद और जितने भी हैं वो सब यूकैरियोटिक में आते हैं। इवन इफ द एमीबा, यूनिसेलुलर और एमीबा, because it has a nuclear membrane, its nucleus has a nuclear membrane, right? Okay, so eukaryotic, these cells have presence of nuclear membrane. Nuclear membrane around the nucleus, around the nucleus, and क्या होता है, membrane bounded cell organelles है। membrane bounded cell organelle, जैसे कि अगर ये एक एनिमल सेल है, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके सेंटर में क्या है, ये न्यूक्लियस है। मैं एक रफ डायग्राम कर रही हूँ। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, एंड ऐसे मैश टाइप का रहेगा, नेटेड मैश टाइप का। ये क्या है, क्रोमाटिन मटेरियल,
और जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर डेंस लिक्विड होता है, इसको तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसके इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। डिटेल इसके इन सब के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ओके, लेटर ऑन। बट नाउ लेट्स नो। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें डबल मेम्ब्रेन है। सी, ये तो है कि ये जो ट्विस्टेड होके है, ये एक है मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है, और उससे बाहर और एक मेम्ब्रेन है, सी दिस मेम्ब्रेन है। अब ऐसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी मेम्ब्रेन है, और ये जो न्यूक्लियस है बॉडी में, ये न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी सेल में, पूरा सेल में आउटर कवरिंग है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये तो रहा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यस, मैं जो बोली थी प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया सेल के बारे में बोली थी, उसका साइज से भी सेल, जब हम लोग उसके शेप के बारे में डिस्कशन करेंगे, साइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और नंबर ऑफ सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे एक ऑर्गेनिज्म का, तो देखेंगे। तो क्या है, लेट्स categorize the organisms according to their number of cells. According to the number of cells. According to the number of cells, the organisms are of two types. One is unicellular. तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब है, यूनि मीन्स वन और सिंगल, यूनि मीन्स वन और सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल बियरिंग। तो यूनि मीन्स वन और सिंगल, cellular means cell bearing. So unicellular means what? Unicellular means those organisms, I told you na, according to the number of cells, the organisms are of two types. So first we have two types, one is unicellular, the other one is multicellular. So हम लोग अभी क्या डिस्कशन कर रहे हैं? यूनिसेलुलर के बारे में डिस्कशन है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीसेलुलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिसेलुलर जो है, यूनिसेलुलर, इसके मीनिंग जान लेते हैं कि बायोलॉजी बहुत ही इजी है, अगर हम उसको उसके बारे में समझ लेंगे, उसको लर्न करने की बार कोई जरूरत नहीं है, उसको हम समझ लेंगे, उसका मीनिंग, तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो यूनि मतलब वन और सिंगल, सेलुलर मतलब सेल बियरिंग, राइट? सो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होगा? दैट मीन्स those organisms whose body is composed of single cell. Those organisms, unicellular का definition लिख देते हैं उसके, the organisms whose body is composed of single cell is called unicellular. Okay, so एग्जाम्पल देख लेते हैं। एमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना एटसेट्रा। तो एमीबा रफली
This is amoeba. Okay, its body is composed of single cell. Then paramecium, this is amoeba. Then paramecium. This is paramecium. Euglena. Euglena. These are single cell organisms, but their body is made up of single cell, but within the single cell they are capable of performing every function of their life. सिंगल सेल सिंगल है, बट एक सिंगल सेल एक ऑर्गेनिजम्स है। ये एमीबा एक ही सेल से बना है, और फिर भी एक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि एमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, वोल्वॉक्स है, नॉस्ट्रक है, क्लैमिडोमोनास है, ऑल दिस। सो दीज आर ए सिंगल सेल, बट ये सिंगल सेल एक ऑर्गेनिजम्स है। तो इनके बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते होंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जो कुछ भी होता है, तो सारे किसमें होते हैं? इनकी एक ही सेल में होता है, ये लोग बहुत एफिशिएंट है, हर एक फंक्शन उनका बॉडी के सिंगल सेल ही कर लेता है, इसीलिए ये लोग जिंदा हैं। सो दिस सिंगल सेल इज वेरी मच एफिशिएंट, बट दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ what? In case of multicellular organisms. So what is multicellular organisms and what is its criteria? Let's know. Multicellular. So what is the meaning of multicellular? Multi means many, and again cellular means cell bearing. So the definition of multicellular is what? Multicellular organisms are those whose body is composed of many cells, means more than one cell. So multicellular are what? These are those organisms the body of those organisms which are composed of many cells. Example plants, animals. ओके, सो इसमें क्या होता है, उसमें जो यूनिसेलुलर में एक ही सेल बॉडी के सारे फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन करता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गन, ये आल्सो मल्टीसेलुलर, इसमें ह्यूमन बीइंग ऐड कर देंगे। ह्यूमन बीइंग, राइट? सो हम ह्यूमन बीइंग, जितने सारे प्लांट्स आप लोग आपके सराउंडिंग में देख रहे हैं, जितने सारे एनिमल्स आपके सराउंडिंग में आप लोग देख रहे हैं, सारे क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, राइट? सो उनका बॉडी बहुत सारे सेल से बने हैं, मतलब मोर देन वन सेल से बना है। तो क्या होता है, उनके बॉडी में एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है सब काम करने के लिए, सारे फंक्शंस के लिए। बॉडी में हमेशा एवरी मूवमेंट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, इतने सारे जो काम हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, इतने सारे जो फंक्शन हो रहा है, सारे के लिए एक सेपरेट ऑर्गन्स है करने के लिए। सो
सारे काम अलग अलग ऑर्गेनाइज करते हैं, अलग मैंने अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है उसके लिए. सो दीज आर इन द केस ऑफ मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म we can see the division of labor, right? So now हम लोग now we'll discuss about the shape of the cell. Shape of the cells. The shape of the cells are also different types. So all the cells in a body is not same type. These looks different. Okay, how they are looking like? So जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक आरबीसी. आरबीसी ये क्या होता है? ये बाइकॉन्केव होता है. ये बाइकॉन्केव होता है, राइट? आरबीसी ये बाइकॉन्केव होता है. देन एक मसल सेल, ये स्मूथ मसल है. स्मूथ मसल ये तो बाइकॉन्केव है. ये बाइकॉन्केव है. ये स्पिंडल शेप का है. स्पिंडल देखो पॉइंटेड है, दोनों एंड पॉइंटेड है. ओके, और ये स्मूथ मसल है. ये स्पिंडल शेप का है. ये स्पिंडल शेप का है. और ले लेते हैं ये क्या है? एक नर्व सेल है. न्यूरॉन और नर्व सेल. नर्व सेल है ये. सो ये क्या है? इलोंगेटेड है और ब्रांच. ये तो लंबा सा के वो है, मतलब इलोंगेटेड है. एंड कैसा है? ये जो टीप पोर्शन है ये ब्रांच है. ओके, अंडरस्टूड ना? सो इट इज ब्रांच. देन हम लोग ले लेंगे ओवम और एग. ये राउंडेड है और ये भी एक सेल ही है. ये सेल है. उसके बाद ले लेंगे स्पर्म. ये इलोंगेटेड है. ये क्या है? स्पर्म है. ये भी एक सेल है, राइट? देन दिस इज ऑल अबाउट दिस शेप ऑफ द सेल्स. ये तो सब एनिमल सेल के बारे में कुछ डिस्कशन किए. इसके प्लांट सेल भी वैसे है. प्लांट सेल भी है, जैसे जाइलम जो टिश्यू सब है, जाइलम फ्रॉम लाइक दिस. सो प्लांट सेल के वो तो फिगर में देख लेंगे. जैसे कि अगर हम एक लेंगे ओनियन पील को लेंगे तो वो कैसा दिखेगा? ओनियन पील ओनियन पिल को अगर हम लोग लेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर सब दिखेगा. और इसके बीचों बीच में क्या देख रहे हैं हम लोग? बीच में हम लोग देख रहे हैं क्या? ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. देन ये क्या है? ये सब है न्यूक्लियस. है. इसके अंदर साइटोप्लाज्म है. Cytoplasm like this. So
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल, सेल की साइज भी बहुत डिफर करता है। एक ही साइज का सेल मतलब सेल नहीं होता है। जैसे कि बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक सेल भी है और बहुत बड़ा भी सेल है। तो जैसे कि सबसे छोटा माइक्रोस्कोपिक सेल कौन है? बैक्टीरिया सेल है। बैक्टीरिया सेल है, स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है। और जैसे कि बैक्टीरिया का जो सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है। रफली आई हैव ड्रॉन द डायग्राम। सो ये बैक्टीरिया का सेल है। इसका साइज क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। सो ये इसका साइज बहुत ही छोटा है। इसको हम नेकेड आई में नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए क्या चाहिए? एक माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, तो उसमें हम इसको देख सकते हैं। तो ये इतना ही छोटा साइज है। देन सबसे बड़ा जो सेल लेंगे साइज के हिसाब से वो है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग है, वो बहुत बड़ा साइज का होता है। उसका साइज कितना होता है? 170 mm, 170 mm and 130 mm। 170 mm मतलब 70 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर, मतलब 17 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ये 17 मतलब 170 mm लेंथ होता है, mm लेंथ होता है। और ये जो विड्थ होता है ये क्या होता है? 130 mm। तो ये इतना बड़ा साइज का 17 सेंटीमीटर इतना बड़ा साइज का आ जाएगा। तो ये तो है। हम लोग इसमें क्या देखे ना, हम लोग इसमें देखे कि डिस्कवरी ऑफ सेल देखे, किसने डिस्कवर किया था वो देखे। देन उसके यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़े। देन डिवीजन ऑफ द सेल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया, जैसे कि हम लोग यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखे, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से, नंबर ऑफ शेप के हिसाब से देखे, नंबर ऑफ साइज के हिसाब से भी देखे, एग्जाम्पल लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन hit the like button and share with your friends. Definitely subscribe the channel to grow and give your valuable feedback in the comment section. Thank you.